बात हम सीरिया की करेंगे, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। वहां 10 दिनों के अंदर 50 साल की सत्ता का अंत हो गया है। 13 साल की लड़ाई के बाद विद्रोहियों ने बशर अल असद हुकूमत को उखाड़ फेंका है। बशर अल असद रूस में शरण ले चुके हैं। अब दमिश्क में जो कल तक के विद्रोही थे, वो आज की हुकूमत में बैठे हैं और इसका जश्न पूरी दुनिया के एक फिरके में मनाया जा रहा है। जिस दमिश्क के दामन पर दशकों से दमन के दाग लगे थे, उस सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत खत्म होते ही लोगों के चेहरे खुशी से दमक उठे। जश्न की बाहर देखते ही देखते सरहदें पार हो गई। सीरिया का जश्न ग्रीस से लेकर लेबनान तक और तुर्की से लेकर लीबिया और जर्मनी तक नजर आने लगा, क्योंकि सीरिया की सत्ता में अब वो काबिज हो चुका है। जिसने सीरिया के लोगों का शासन चलाने का वादा किया है, जिसने सीरिया पर सबके अधिकार का वादा किया है, जिसने सीरिया में अल्पसंख्यकों की हिफाजत का वादा किया है। अहमद अल शार्रा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी, यही नाम है सीरिया की नई मुस्तकबिल का, जिसने बशर अल असद की हुकूमत को तानाशाही का निजाम करार देकर तख्त से बेदखल कर दिया है। सीरिया में खुद मुख्तारी से तख्त पर दावा करने वाले इसी अबू जुलानी ने दमिश्क की मशहूर उमैयद मस्जिद से अवाम के नाम एक पैगाम भी दे डाला। जिलानी के इस बयान का मतलब है कि अब सीरिया में ईसाइयों का खात्मा नहीं किया जाएगा, अब अलेप्पो में अलवाइट्स की हक व हुकूक नहीं लूटे जाएंगे और अब सीरिया पर सीरिया वालों की हुकूमत चलेगी। सीरिया में हुकूमत बचाने के लिए अपने ही लोगों पर कभी गोली बारूद तो कभी केमिकल अटैक के हमलों का दाग धो रहे असद अब रूस की शरण में है। रूस ने साफ किया है कि इंसानियत के नाते बशर अल असद को मॉस्को में शरण दे दी। यूं तो असद के दमिश्क छोड़ने से पहले सीरिया के कुछ इलाकों में धमाके दिखाई और सुनाई पड़ रहे थे। मेजाह इलाके में हुए बड़े ब्लास्ट के बाद से कोई बड़ा हमला या विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन सीरिया की सड़कों पर जो जश्न एक दिन पहले दिख रहा था, वो अब थमा हुआ है। लेकिन सीरिया सिर्फ शहर दमिश्क नहीं है। अचानक हुई सत्ता परिवर्तन के बाद सीरिया में सक्रिय तमाम शक्तियां अलर्ट पर हैं। सबसे पहले इजराइल ने गोलन हाइट्स से लेकर दक्षिणी पश्चिमी सीरिया के इलाकों में बफर जोन बना लिया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि सीरिया की जमीन पर मौजूद आतंकवादियों के हथियारों के भंडार पर भी अटैक किया गया है। दक्षिण पूरब में मौजूद अमेरिकी फौज अब भी इस्लामिक स्टेट्स के आतंकियों पर हमले कर रही है। उधर जॉर्डन से लेकर लेबनान तक ने अपने अपने बॉर्डर बंद कर लिए हैं। जिस सीरिया की धरती पर 2 दशकों से बारूदों की बारिश हो रही हो, जिस सीरिया की सरजमी को दहशतगर्दों की जन्नत करार दे दिया गया हो, जिस सीरिया में इस्लामिक स्टेट के जंग के अखाड़े में अमेरिका से लेकर रूस तक ने अपनी बम बंदूकें आजमाई, जहां कल तक अलकायदा का बड़ा सिपहसालार नुसरा फ्रंट का जुलानी अमेरिका के लिए $1 करोड़ का इनामी आतंकवादी हुआ करता था, वहां दुनिया उसी जुलानी की सत्ता के इस्तकबाल में जुट गई। हालांकि अमेरिका और जो बाइडेन को भी पता है कि असद के जाने के बाद जिस जुलानी की हुकूमत सीरिया में आने जा रही है, वो अलकायदा का प्यारा और अमेरिका का इनामी दहशतगर्द भी रहा है। आज तक ब्यूरो। अबू मोहम्मद अल जोलानी के सीरिया में सक्रिय होने और अमेरिका द्वारा आईसिस के संभावित ठिकानों पर हालिया हमलों के बीच स्थिति और जटिल हो गई। जोलानी का अतीत और उसका आईसिस और अल कायदा से संबंध ये सवाल उठाता है कि क्या आईसिस फिर से मजबूत हो सकता है। आईसिस चीफ अबू बकर अल बगदादी 27 अक्टूबर 2019 को मारा गया था, लेकिन उसका खौफ अब तक जिंदा है। सीरिया में रविवार रात हुए तख्ता पलट के बाद ये खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और इसका एहसास अमेरिकी राष्ट्रपति
जो बाइडेन को भी है। दरअसल सीरिया में जिस हयात तहरीर अल शाम गुट ने बशर अल असद को दमिश्क से खदेड़कर अपना राज कायम किया है, उसके सरगना अबू मोहम्मद अल जोलानी का बगदादी से गहरा रिश्ता था। अबू मोहम्मद अल जोलानी मूल रूप से आईसिस का हिस्सा था। वो 2011 में सीरिया में अल नुसरा फ्रंट के नेता के रूप में उभरा, जिसे बगदादी ने सीरिया में अल कायदा की शाखा के तौर पर स्थापित किया था। अल नुसरा फ्रंट अल कायदा की आधिकारिक शाखा था, लेकिन 2013-14 में जोलानी ने बगदादी के साथ मतभेद के बाद आईसिस से अपनी राह अलग कर ली। जोलानी ने अपनी पहचान हयात तहरीर अल शाम के एक ऐसे नेता के तौर पर बनाई जिसका आईसिस या अल कायदा से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीरिया की सत्ता में उसके आने के बाद एक बार फिर से आईसिस के मजबूत होने का खतरा बढ़ गया है। भले ही जोलानी के नेतृत्व वाला एचटीएस अब आईसिस का सीधा समर्थक नहीं है, लेकिन सीरिया में अराजकता और कट्टरपंथी गुटों की गतिविधियां आईसिस जैसे संगठन को फिर से खड़ा होने की उपजाऊ जमीन दे सकती हैं। और यही डर अमेरिका को है, जिसने सीरिया में जोलानी के विद्रोहियों की जीत के बीच सीरिया में आईसिस के 75 संभावित ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दो टूक कहा कि जोलानी जैसे आतंकी की बातों पर उन्हें रत्ती भर भी यकीन नहीं है। सीरिया में करीब 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वहीं बाइडेन ने जिस जोलानी की बात की है, उसे अमेरिका ने 2013 में आतंकी घोषित कर दिया था, क्योंकि उसका संबंध अल कायदा से था। अब भी अमेरिका ने उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। ये साल 2016 की तस्वीर है, जिसमें जोलानी अल कायदा आतंकी के हुलिये में है। उस समय वो अल कायदा के एक हिस्से यानी नुसरा का लीडर था। उसने अमेरिका में हुए 9/11 हमले का समर्थन किया था। उससे प्रेरित होकर ही वो इराक आया और 2003 में अल कायदा में शामिल हो गया था। यानी जोलानी आखिरकार एक आतंकी ही है, जिसकी बातों पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। वैसे भी सीरिया में तख्ता पलट करने वाले इस वांटेड आतंकी ने एक बार ये कहा था कि सीरिया पर कब्जे के बाद वो जेरूसलम तक जाएगा ताकि उसे यहूदियों से मुक्त करा सके। लिहाजा असद राज का खात्मा होने के बाद नेतन्याहू खुश तो हैं, लेकिन उन्हें खतरे का भी एहसास है। असद के भागते ही सीरियाई सेना इजरायली सीमा पर अपनी चौकियां छोड़कर भाग गई। ऐसे में इजराइल ने अपनी रक्षा के लिए वहां अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। लेकिन जैसा कि नेतन्याहू ने कहा, आने वाले दिन खतरे से खाली नहीं है। वो आईसिस जिसने 40 देशों तक अपने तार फैला दिए थे, उसे सीरिया में एक बार फिर से पनपने का मौका मिल सकता है। और खतरा सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। आज तक ब्यूरो। सीरिया में बागी एक एक करके शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। इस बार असद की एक नहीं चली, फिलहाल वो रूस की पनाह में है। दस्तक देता सवाल है कि अब आगे असद का क्या होगा। विद्रोहियों की जीत के साथ सीरिया में असद के शासन का अंत हो गया। जो परिवार बीते 50 साल से सीरिया की सत्ता में शीर्ष पर था, वो अब सत्ता से बेदखल हो चुका है। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, विद्रोह हुआ, लेकिन हर बार वो इसे दबाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार विद्रोहियों के आगे सीरियाई सेना की एक नहीं चली और सत्ता असद के हाथों से निकल गई। सीरिया की सत्ता जाने के बाद अब असद को लेकर तमाम अटकलें चल रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 साल सीरिया की सत्ता में सबसे ताकतवर रहे असद आखिर कैसे इस हालात में पहुंच गए? क्यों 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंजाम उनके खिलाफ हुआ? और सबसे बड़ी बात, अब आगे असद का क्या होगा? दरअसल 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई।
सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद संघर्ष और बढ़ता गया। 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जिससे ये युद्ध और जटिल हो गया। कई बार विद्रोही गुट ने सीरिया के अहम शहरों पर कब्जा जमाया। सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन असद के सहयोगी देशों के युद्ध के अलग अलग मोर्चे पर घिरने के बाद असद की मुश्किलें बढ़ती गईं। रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण में उलझा है। ईरान और उनके लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि ये लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। उधर सीरिया पहले से ही संघर्ष कर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जिसके चलते असद की लोकप्रियता भी घटती जा रही थी। बिगड़ते हालात के बीच अधिकतर सैनिक अल असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक और पुलिस अधिकारी अपनी चौकियां छोड़कर अपने हथियार सौंपकर विद्रोहियों के आगे बढ़ने से पहले ही भाग रहे थे। बीते 11 दिन में लगातार कई मोर्चों पर असद की सेना की हार की खबरें सामने आ रही थी। लगातार बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो रहा था और आखिर में राजधानी दमिश्क भी विद्रोहियों के हाथ चली गई। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर